about enzyme. We were talking about enzyme lecture. जरा ध्यान से देखना. Enzyme, मैम. Enzymes are basically protein. Are basically protein in nature. मतलब यहाँ पे अगर जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे नॉर्मली भी मैं बात करूँ, प्रोटीन के अंदर ही आ जाते हैं आपके एंजाइम्स, लेकिन एंजाइम्स को अलग से मेंशन करके दिया हुआ है तो हमें अलग से. एंजाइम्स प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं. किसी को अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, देखो जब ज़्यादा बुखार ना तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. तुमको पता है, तुम लोगों को बुखार हो गया तो सीधा घर वाले डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रोटीन हो जाता है. अब डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है, मैं फिर से डीनेचरेशन. अच्छा, एग देखा है किसी ने? एग अगर मैं रॉ एग लेती हूँ तो वो लिक्विड के सॉलिड फॉर्म में, रॉ एग लिक्विड में है ना, कंटेंट होते हैं वो लिक्विड होता है. रॉ एग मतलब कच्चा अंडा. लेकिन यही कच्चे अंडे को अगर तुमने गर्म तवा तो ये जो लिक्विड था वो सॉलिडिफाई, मतलब कि जो लिक्विड नेचर था ये चेंज हो गया, बन जाता है एक एग का. तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर अपने नेचर को बदल देते हैं, डीनेचर हो जाते हैं. डीनेचरेशन के कारण क्या हुआ मैम? डीनेचरेशन अगर प्रोटीन का, तो वो प्रोटीन आपके ऐसा समझ सकते हो कि स्टेट में वापस नहीं आएंगे. इसीलिए कहते हैं आयनिंग नहीं करनी चाहिए. आयनिंग देखो, कुछ लोगों को तुमने देखा होगा वो आयनिंग करते हैं, वो ठीक है, आयनिंग करने के लिए बालों को आयनिंग करते हैं. अब आयनिंग में क्या, बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करने के कारण आरुष तुम्हारे इससे केराटिन से बने हुए हैं, प्रोटीन है ना केराटिन, तुम लोग आयनिंग करोगे, हीट अप्लाई करोगे. ये है जिस तरीके से अंडे का मैंने एग्जांपल दिया कि से वो सॉलिड स्टेट में अपना नेचर चेंज कर कर आ गया. अगर हम बालों को ज़्यादा हीट देंगे तो प्रोटीन भी डीनेचर हो जाएगा. इसलिए नोटिस करना, वो शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है आपके बालों का नेचर हो जाता है, उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज आते हुए दिखेगा. ठीक है, तो एंजाइम से पहली चीज कही मैम कि ये है जो प्रोटीन से. दूसरी चीज है कृतिका, जो एंजाइम्स होते हैं कैटलिस्ट होते हैं. व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायो कैटलिस्ट नीति? मतलब होता है लिविंग. कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी जो तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे. अब इस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आग वाग लगाना है. तुम लोग ने सोचा कि नहीं आज इस क्लासरूम में मुझे बैठ के एक दिन, ठीक है. अब आग लगाने के लिए हमारी माचिस लेगी, एक माचिस से आग लगाएगी, जब तक वो माचिस जाएगी वो माचिस खत्म, फिर आग लगाएगी, फिर आग लगाएगी, तो होने वाला है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगेगा डेस्क को आग लगाने के लिए. लेकिन अगर यही पेट्रोल डाल दिया इन बेंचेस पे तो थोड़ा सा किया तो सीधा सब में आग पकड़ लेगा. तो पेट्रोल होता है रिधि कैटलिस्ट. मतलब ने ये जो आग लगने का जो प्रोसेस है उसको कर दिया, उसका स्पीड बढ़ा दिया. तो कोई भी ऐसी चीज जो अपने रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देती है कैटलिस्ट कहते हैं. अब एंजाइम को आप बार बार मैम बायो कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ये कैटलिस्ट. इसीलिए एंजाइम हम लोग कहते हैं बायो कैटलिस्ट. ठीक है, चलो तो मैम एंजाइम जरा देख ले. The reactions place at the body temperature takes place at body temperature. If this enzyme were not present, reaction would not occur, or if they occur, they would very slow stage. कितना slow rate मैम? तो कुछ उठा के देखोगे तो उनके अनुसार अगर तुम्हारे बॉडी में नहीं है रहेगा तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन 10 पावर 8 टाइम्स 10 पावर 8 टाइम्स स्लो. आज तुम पता चलेगा 6 महीने बाद वो खाना पच रहा है, 7 खाना पच रहा है. उससे क्या हो गया मैम? तो 7 महीने बॉडी को ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो अगर तुम्हारे शरीर से अगर मैंने एंजाइम्स को निकाल दिया, एंजाइम्स निकालने के बाद आइदर रिएक्शन ही नहीं होगा. तुमको एक एग्जांपल देती हूँ नीति. हमने बोला था ह्यूमन हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है ना तनिष्का? हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम था अमाइलेज. वेरी गुड, सलाइवरी अमाइलेज. वो किसको
कार्बोहाइड्रेट को, कौन सा कार्बोहाइड्रेट को? स्टार्च को ब्रेक करके क्या बनाता था? माल्टोज बना देता। अगर सलाइवरी अमाइलेज रहता ही नहीं श्रावणी, स्टार्च को तोड़ता कौन? ब्रेक कौन करता? तो तुम्हारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। तो जो एंजाइम ही है वो जो तुम लोगों के बॉडी में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर मैं डाइजेशन करूँ तो अब आगे चले, अगर हम आगे चले, एंजाइम कैटालाइज अ स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शन, perhaps only one. The substance an enzyme act is known as substrate. मतलब क्या हुआ? ये एंजाइम काम करेगा, मतलब क्या हुआ इसका एक मतलब हुआ नीति। अगर मैंने बोला सलाइवरी अमाइलेज है ना शौर्या, ये सलाइवरी को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, कार्बो। ऐसा हो सकता है क्या रिद्धि कि हमारा जो अमाइलेज है एक दिन उसका मन किया कि यार बोर हो गए कार्बो करते करते, थोड़ा फॉर अ चेंज प्रोटीन डाइजेस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग स्पेसिफिक होते हैं, ओम राइट, ओम ना, हाँ, होते हैं कि किस पे इसे काम करना है और एक्ट करते हैं ना नीति, ये एंजाइम जिस पे एक्ट करेगा इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जैसे कि मैंने कहा लाइपेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? यहाँ पे लिपिड को। अब लिपिड पे ये है तो लिपिड को तुम कहोगी सबस्ट्रेट, एंजाइम दूसरा होगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब ऐसी चीज जिस पे एंजाइम, जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रिप्सिन या पेप्सिन की, पे काम करते हैं, अमाइलेज की कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज की लिपिड पे एक्ट करते हैं, तो अरे सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे देखो, द एंजाइम within a cell in which they are synthesized as endoenzyme। इसका मतलब क्या होता है? जब एंजाइम सेल के अंदर एक्ट करते हैं तो वैसे एंजाइम कहते हैं। जैसे कि मैम कि बहुत सारे हमारे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और यहाँ पे बनने के बाद इफ दे एक्ट आउटसाइड, बाहर अगर ये काम करने लग जाए तो उसे एक्सोएंजाइम कहेंगे। फंगस पता है? फंगस में क्या होता है? जो डाइजेशन का काम है ना, तो शरीर के बाहर होता है, और डाइजेशन का काम बाहर, ये लोग अपना जो खाना है उसको अंदर शक करके ले लेते हैं। वेदांती, अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, लेकिन फंगस में ऐसा नहीं है। फंगस एंजाइम को अपने शरीर के बाहर रिलीज कर देगा और डाइजेशन होगा, और जो भी डाइजेशन हुआ उसको लेगा तुम्हारा फंगस। अब फंगस ने सेल के को रिलीज किया है, इसीलिए उसको हम कहते हैं एक्सो एंजाइम। तो तेरा एंजाइम काम अगर सेल के अंदर ही काम कर रहा है एंडो, सेल के बाहर काम कर रहा है एक्सो। अच्छा, मैंने अभी जस्ट बताया था कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती। अगर एंजाइम्स की बात करें, ये लोग प्योरली प्रोटीनेशियस होते हैं। एग्जाम्पल प्रोटीएज दैट स्प्लिट प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन में चला जाएगा। प्रोटीएज का मतलब क्या होता है? प्रोटीन मतलब देखो, प्रोटीन एज मतलब एक ऐसा जो प्रोटीन पे एक्ट करता है, वैसे एंजाइम कहते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पेप्सिन। क्वेश्चन सेकंड बेंच रिद्धि मुझे एक बात बताना दोस्त, पेप्सिन तो आपने लास्ट लेक्चर कह दिया था कि पेप्सिन मिलता है, ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? सोचो ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? ट्राई करो। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वेरी गुड। आरुष, गॉबलेट सेल सुना था? गॉबलेट सेल, सोचो। गॉबलेट सेल होता था, ऐसे करोगे ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। गॉबलेट सेल क्या म्यूकस यूज करता है? रिवीजन करते चलो, ऐसा नहीं चलेगा बाबा। कॉन्जुगेटेड एंजाइम मैम, अब तुम लोगों ने बहुत है
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ा, कंपाउंड लिपिड, एंजाइम पढ़ो, ये सब सेम ही है। मतलब आपको एक एंजाइमेटिक चीज मिलेगा, एक चीज मिलेगी, एक नॉन प्रोटीनेशियस चीज मिलेगी। उसका मैम इसका मतलब होता है कि कोई प्रोस्थेटिक को अटैच मिलेगा इन एंजाइम्स में, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स फॉर्मली बाइंड बॉन्ड protein component by chemical process and it is removed by hydrolysis. Prosthetic group क्या होता है? Prosthetic group मतलब ऐसा ग्रुप जो कि प्रोटीनेशियस है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं क्या नाम था? प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम विद प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर्म्स, ध्यान से सुनना, कोई भी एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं। तुम्हारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है तुम्हारा एपोएंजाइम। इसका मतलब क्या हो गया श्रावणी? इसका मतलब है जो कि प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम में एपोएंजाइम, और ऐसा पार्ट जो कि प्रोटीन होता है आविष्कार, उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक। एपोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप मिला के बनते हैं होलो एंजाइम्स। फिर से रिपीट करूंगी, मैंने बोला कोई भी एंजाइम में दो पार्ट होते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की बात करूं, एंजाइम्स प्रोटीन को दिमाग में बहुत क्लियर रखना। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ाया था। कॉन्जुगेटेड एंजाइम प्रोटीन वाला पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट इन दो के बना हुआ है। अगर मैं प्रोटीन वाले पार्ट की बात करूं, प्रोटीन कंपोनेंट को आप कहते हो एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को शौर्या आप कहते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप। हमारा एपोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलता है होलो एंजाइम। ठीक है, चलो द एंजाइम सम, अगर मैं बात करूं तो सम को एंजाइम्स होते हैं अमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD एंड FMN। ओके, इनऑर्गेनिक आयंस, मेटल आयन विच फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है? को फैक्टर ऑफ एंजाइम कैटालेज। अगर मैं बात, अच्छा क्या है पहली चीज है, को फैक्टर ऐसी चीज है जो को एक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, को मतलब वो कोरोस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है किसकी? अपने काम कंप्लीट करने में। ऐसे ऐसे मान, अभी यहाँ पे एग्जांपल कैटालेज का लो। कैटालेज एक ऐसा है जिसमें जो को फैक्टर है मेटल आयन जो है। दूसरा एंजाइम अगर मैं लूँ, तुम्हारे पास पेप्टिडेज, सब शांत हो जाना, क्वेश्चन आएगा, यानी पेप्टिडेज नाम से आंसर एंजाइम कर क्या रहा होगा? पे एक्ट कर रहा होगा, प्रोटीन पे एक्ट कर रहा होगा। पेप्टाइड का नाम सुना तुम लोगों ने, तो पेप्टाइड से तो प्रोटीन, पेप्टाइड किसके बीच के बॉन्ड्स होते हैं? कल ही बताया था मैंने, किसके बीच में? देखो ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसाइडिक से नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड हो उसे ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ? प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड, उसे अपन कहते हैं पेप्टाइड। अब अमीनो एसिड पे किसी को जाओ, जिस तरीके से मैंने कहा था कि तुम लोग पॉली तोड़ने के बाद मोनोसैकेराइड मिलता है छोटा छोटा, उसी तरीके प्रोटीन को जब तुम तोड़ते हो तो तुमको पेप्टाइड्स में, प्रोटीन्स एक्चुअली अमीनो एसिड्स, तुम लोग अगर मैं मोनोमर देखूं तुम्हारे, तो वो होते हैं तुम्हारे अमीनो एसिड्स। चलो, ये अगर मैंने ब्रेक किया लिपिड को तो क्या मिलेगा? मोनोमर क्या मिलेगा? कौन सा? अगर मैंने लिपिड को ब्रेक किया, लिपिड मतलब तेल, ब्रेक किया तो मोनोमर क्या होता है लिपिड में? सोचो जल्दी जल्दी, ऐसे करोगे? कौन, क्या कहते हैं, कौन सी एसिड होती है वो? हाँ नहीं, बोल पहले तो बोल, ट्राई कर। हाँ, फैटी एसिड। फैटी एसिड तुमको एग्जाम में बोल दूं, लिपिड्स क्या होते हैं? वो लॉन्ग एसिड्स होते हैं। मोनो जो तुम्हारे बहुत सारे फैटी एसिड लिपिड बनाते हैं, पूरे फैट्स बनाते हैं। चलो आ जाओ, फैक्टर मैंने बताया आपको, ये ऐसे मेटल आयंस होते हैं जो करते हैं एंजाइम को एक्ट करने के लिए। अब ये जितने भी, उनको याद करते हुए चलना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में हैं कि कैटालेज एंजाइम में कौन फो फैक्टर था,
एंजाइम में कौन सा कोफैक्टर था, तो ये सब कोफैक्टर देखते हुए चलो, आयरन है तुम्हारे कैटालेज के लिए, है तुम्हारे क्या नाम था दूसरा वाला एंजाइम के लिए, यस। डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अगर मैं कंफर्मेशन की बात करूं, मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को ये चीजें पढ़ा रखी है। अब प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं कि एंजाइम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो पहली चीज है कि ये लोग कैटालिटिक, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज करने के बाद ये बैक टू ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम अपना काम करेगा, काम कंप्लीट, बैक टू ओरिजिनल स्टेट में अपना एंजाइम आ जाएगा, फिर दूसरे सबस्ट्रेट पे काम करेगा, उसको ब्रेक करेगा, ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा। स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन है कि जो तुम्हारा एंजाइम है वो कोई एक्शन को ही कैटालाइज करेगा और कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे एंजाइम लाइपेज सिर्फ लिपिड पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन लाइपेज कि चलो मैं प्रोटीन को एक्ट करना शुरू कर दूं, कि चलो मैं कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करना शुरू कर दूं। ये लोग स्पेसिफिक फंक्शन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है कि इनको करना क्या है। ऑलराइट, आगे ऑप्टिमम पीएच क्या होता है मैम? मतलब कि एक ऐसा पीएच एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम हो। सब शांत हो जाना, अब फिर से क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन है लेकिन ये शौर्या से। शौर्या मुझे बताइए, पेप्सिन एंजाइम सुना है कभी? पेप्सिन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है पेप्सिन? पी तो मैंने 3 पीस बताए थे पेप्सिन पढ़ाते समय। शौर्या ट्राई करो। स्टमक में ना स्टमक पेप्सिन मिलता है स्टमक में, पेप्सिन पेट में मिलता है और प्रोटीन के करता है पी मैंने आपको कहा था। मुझे सा पीएच चाहिए इसको एक्टिवेट होने के लिए। एसिडिक पीएच कितना बताओ? 1 से 3 वेरी गुड, 1 से चाहिए। मतलब इसका ये है वेदांती कि जब उसको मिलेगा या 3 पीएच मिलेगा, उस पीएच पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। मैम एक बात बताओ, बेसिक डाल दिया जैसे हमारी वहां पे दिव्यानी ने बोल दिया कि 6 पीएच, पेप्सिन को पीएच 6 पे तो काम करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हर एक एंजाइम को अपना एक, अच्छा तुम लोग नोटिस करते हो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। मैम अगर बढ़कर अगर 45 हो गया तो क्या ही हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये है प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स है ना रिद्धि, 37 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो। लेकिन अगर यही मान ले कि तेरा बॉडी टेम्परेचर 50 हो गया, तो जितने भी एंजाइम थे प्रोटीन से बने हुए थे। और मैंने एग्जांपल दिया ना शौर्या, अंडे को कैसे तू गर्म तवे पे रख देगी तो वो लिक्विड स्टेट से में आ जाएगा। मतलब जो प्रोटीन होता है वेदांती, ये डी, तो जितने भी एंजाइम्स है तुम्हारे बॉडी के वो काम बंद कर देंगे अगर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर एक स्पेसिफिक को क्रॉस कर लेता है। और वही स्पेसिफिक पॉइंट आपका एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। मेरे को किसी ने, शायद रिद्धि ने कहा था मेरे को, है ना, मुझे कहा था कि उन्होंने एक स्टोरी मुझे नरेट की थी अपने पे, कहा कि किसी की डेथ हुई थी आपके आई गेस में, एंड उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी को रेदर देन रखने की जगह वो लोग घर पे लेकर आ गए थे और बहुत समय तक था। मैम ऐसा क्यों होता है? बर्फ में अगर मैं किसी डेड बॉडी को रखती हूँ तो सड़ती नहीं है जल्दी, रोटन नहीं होती। व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम किया, ये जो एंजाइम थे, एक्टिविटी मैक्सिमम एक्टिविटी मैम हमारे बॉडी टेम्परेचर पर होता है। आपने टेम्परेचर कम कर दिया अरुष, आपके जो एंजाइम है वो स्लो हो गई, बंद नहीं हो गई नीति जीवन, वो हमेशा कभी डिकम्पोज होगा ही नहीं, उसकी सिर्फ स्लो हो गई। अब स्लो होने के कारण क्या हुआ? बॉडी नहीं होता है।
ठीक है, चलो इसी जैसे ही कोई इंसान की डेथ होती है ना, अगर उसको बहुत ज़्यादा समय, उसको बर्फ़ में रख देते हैं, क्योंकि बर्फ़ के कारण क्या हुआ, कम हो गया। और जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा कृतिका, अंदर जितने भी एंजाइम थे उनकी भी एक्टिविटी क्यों स्लो हो जाएगी नीति, क्योंकि उनको काम करने के लिए 40 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का वो चाहिए होता है। ठीक है, यस। ओके, वो एकदम ब्लू कलर के थे तो वो येलो हो जाएगी। नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि बॉडी कौन से स्टेज पर है, किस कारण से हुई है, उस हिसाब से आपको बॉडी में चेंज। ठीक है, अगर समझो कि अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल, अगर किसी की डेथ जो हुई है सफोकेशन के कारण हुई है, चलने से हुई है बॉडी में, तो ऐसे बॉडियों का जो कलर पे चला जाता है। अगर बॉडी में क्या हुआ, सफोकेशन है, तब भी बॉडी का कलर चेंज आपको देखने मिलेगा। की जो डेथ हुई है पानी में डूब के हुई है, तो ऐसे लोगों को एकदम सफ़ेद कलर की देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कौन से स्टेज का डेड बॉडी है, स्टेज का मतलब क्या हुआ नीति, बताया था कि डेथ के 5 से 6 घंटे वाला जो 8 रिगर मोर्टिस वाला स्टेज होता है, मतलब बॉडी अकड़, और फिर 8 घंटे के बाद अगर तू देखेगा ना आरुष, ये भी एंजाइम्स है, अब ये सारे ये जो तुम्हारे जितने भी बॉडी के वो ब्रेक डाउन होने, धीरे धीरे डिकम्पोज होने। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द स्टेज। एंड फिर अगर रख लो तो इट स्टार्ट स्मेलिंग एज वेल, उनमें शुरू हो जाती पंजन स्मेल। हाँ, चलो स्टार्ट करें। हाँ, दिव्यानी की स्टोरी अभी खत्म हो नहीं रही है, वो बीच में एसी नहीं, यहाँ पे रिमोट नहीं है। ओके, इनडायरेक्टली शी इज सेइंग कि तू नहीं, मेरे घर में पड़ा है बट उसमें ओके, चलो स्टार्ट करें। बस 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 हो गया। आज हमारी दिव्यांग की कहानी बता देनी है कि कौन सी आंटी का क्या हुआ था वहाँ। चल नहीं, बस रुक जाओ। चलो एग्जाम्पल्स देखते चलो। यहाँ पे जिसके पास देखिए, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो यहाँ पे देखिए। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द पीएच कॉजेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मैंने यही अभी पढ़ाया था। आपके बॉडी का पीएच बहुत, अगर पीएच या अगर मैं बात कर लूँ वो कम हो जाए तो आपके एंजाइमेटिक वो स्लो हो जाएगी। मैम अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा पीएच बढ़ गया तो आपके एंजाइम्स जाएंगी। ठीक है, आगे चलो एग्जाम्पल्स देखते हुए चलो। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है पेप्सिन का। शौर्या, पेप्सिन का कहाँ मिलता है, स्टमक में मिलता है। हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच। यहाँ पे मैम आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग जगह पे 1 से 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। 1 to 3 पीएच वाला रेंज, वहां पे अपना मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाएगा। मैक्सिमम एक्टिविटी क्या होता है श्रावणी, उसका मतलब होता है कि आपका एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, ज्यादा काम करेगा। जैसे आपका ह्यूमंस अगर हम देख लें, एक्टिव आप सुबह नहीं, रॉन्ग नंबर, रात को 12 बजे के बाद की तरह नॉक्टर्नल हैबिटेट वाला तुम इंसान जाग जाते हो ना। तो जब ऐसा होता है कि हमारे ये समय है मैम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, या खाना वाना खा लिया तुमने बड़े नहीं, उसके बाद जाओगे। तो जब तुम लोग बहुत एक्टिव रहते हो तो तुम ऑप्टिमम स्टेज, ऑप्टिमम, अगर ऑप्टिमम मतलब ऐसा पीएच जिसमें मैक्सिमम एक्टिविटी शो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ ट्रिप्सिन की, ट्रिप्सिन कहाँ देखने में भी मिलता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। मुझे एक दिव्यानी, ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? ट्रिप्सिन, यस, शायद मैंने किया है, नहीं, ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन में मदद करता है?
वाटर के डाइजेशन में होती है? मुझे तो पता भी नहीं, मुझे तो आज तक एब्जॉर्प्शन पता, डाइजेशन होती है वाटर की। दिव्यानी, हाँ स्मॉल के बाजू है, हाँ है, प्रोटीन में हेल्प करता है। और मुझे एक बात बताना वेदांती, यहाँ देखना, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे जो पीएच है वो है वेदांती, ये जो तुम्हारा बेस इसके कारण हुआ है। मैम क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ये है मेरा कि जब तक आप स्टमक में था तो स्टमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक बेसिक है मैम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में था जिसके कारण आपका जो पीएच हो गया था, है ना, पीएच कम हो गया, एसिड है। तो ये है कि यहाँ पे इंटेस्टाइन में पीएच 9.5 कैसे चल गया, ये क्या है वेदांती? हाँ चलिए बताइए, यहाँ पे जो पीएच आपको अल्कलाइन पीएच ऑप्टिमम क्यों दिख रहा है? यहाँ पे अल्कलाइन आया, स्टमक तक तो एसिड था, इंटेस्टाइन में एसिड आके मिक्स हो गई जिसके कारण आपका पीएच हो गया। बताइए, एंजाइम तो खुद है ना, हाँ हाँ, बाइल जूस। अब बाइल क्या होता है? बाइल मैंने आपको ग्रीनिश येलो कलर की फ्लूइड होती है, कहाँ से लिवर बनाता है, स्टोर कहाँ होता है? गॉल होता है। रिलीज कहाँ होता है? रिलीज होता है इंटेस्टाइन में। और श्रावणी, इसी बाइल आपके जो इंटेस्टाइन है वो बेसिक होना इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट, नहीं तो अनीति अभी तक अगर मैं नोटिस तो एसिड चल रहा था ना, एसिड के कारण पीएच कहाँ पर पड़ा हुआ था, कहाँ पे वो अचानक से पीएच 9 गया। ये क्यों हुआ कृतिका? ये इसीलिए हुआ क्योंकि स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, में तुम्हारा बाइल जूस जो होता है वो, बाइल जूस जो होगा वो तुम्हारे खाने बना देगा। क्यों मैम, फायदा क्या है बेसिक बनाने का? वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं, पीएच चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, अपने काम चाहिए बेसिक पीएच, और इसी एंजाइम को एक्टिवेट करने। एक बात बताओ, एक टर्म पढ़ाया था मैंने, जाइमोजन, ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन लगा देती हूं पीछे, उसका मतलब क्या हो जाता है? एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम्स के पीछे हम और यही इनएक्टिव एंजाइम्स को हम लोग नीति कहते हैं जाइमो। ठीक है, चलो आगे आ जाइए प्लीज। ये टेम्परेचर, मैम आपने अभी हम लोगों को बताया, ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाओ तो डी नेचर हो जाएगा। क्यों डी नेचर हो जाएगा? क्योंकि मैम अंतिम में एंजाइम बना हुआ है। और आपने एग्जाम को एग्जाम्पल दिया कि किस लोग, अगर अंडे का एग्जाम्पल, अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है बाय द वे? एग वाइट, एल्ब्यूमिन, वेरी गुड, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में भी रहता है, हमारे ब्लड में भी रहता है क्या? हाँ, कौन सा हमारे ब्लड वाले को, हमारे ब्लड वाले नाम दिया है, आगे कुछ ऐड, हाँ 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 सही बोल रहे हो, ऐसा करोगे? सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बताया था, है ना? चलो, सीरम एल्ब्यूमिन, हाँ बाल बाल में लगाने वाला सीरम नहीं है ये प्लीज, सीरम एल्ब्यूमिन। इनएक्टिव स्टेज मैम को हम लोगों ने बिलो 4 डिग्री पे लेके चले, याद करो अभी जस्ट हम लोगों ने कहा, रिद्धि वाला एग्जाम लो, एक एग्जाम्पल हमने बोला कि जैसे आप डेड बॉडी को बर्फ में डाल देते हो, क्या टेम्परेचर शौर्या तूने बहुत कम कर दिया, तो जो ये एंजाइम तनिष्का इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव हो गए मतलब क्या हुआ, तेरे बॉडी में, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा और बहुत ओम, जब तुम लोग बॉडी को, डेड बॉडीज को बर्फ, तो बॉडी के अंदर जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है एंजाइम है वो स्लो हो जाएगा, बॉडी जल्दी सड़ेगा नहीं, और उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज लगने वाले हैं वो बैक्टीरिया लगेंगे। ठीक है, देखिए नोटिस करना, कभी भी खाने को तुम लोग फ्रिज में रख देते हो, फ्रिज में क्यों रख देते हो? फ्रिज में
जब टेम्परेचर कम दोगे तो वहां पे एक तो बैक्टीरिया जल्दी ग्रो नहीं, दूसरा उसके जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज डाउन हो जाएगा। खाने में एक्टिविटीज जब स्लो डाउन हो गया, खाना थोड़े देर बाद सड़ेगा, जल्दी रोटन नहीं। चलो आगे चलो, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। अब नाम मैम कि इसका नामकरण कैसे किया गया है एंजाइम का नामकरण उनके काम के बेसिस पे होता है, ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। हम जैसे में ऐसा रहता है कि अरे नाम तो बहुत खतरनाक है, लेकिन होता है हमारे में, लेकिन इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं। इनका जो काम है उस बेसिस पे तनिष्का नाम पड़ता है। जैसे पहला जो एंजाइम के क्लासिफिकेशंस है, पहला एंजाइम उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तुम लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, नाम देख के उसको फाइंड आउट कर सकते हो। एक पजल होता है ना, पता है कि तुमने क्या वर्ड फाइंड किया, बताओ। इसमें दो वर्ड्स तुमको देखने मिलेगा, कौन कौन से? दैट इज ऑक्सीडो, दैट इज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन। तो ऐसा एंजाइम एंड रिडक्शन करवा रहा है, उस एंजाइम को ऑक्सीडो। नाम में आंसर छुपा हुआ है श्रावणी कि भाई इसका काम क्या है। एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन, मैम ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाता है, ऐसे हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। मैम एग्जांपल देख लो, ये जो हमारा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। अब बताना, नाम में एक और आंसर तुम लोग को देखने मिलेगा, मतलब ये किसको रिमूव कर रहा है? वेरी गुड, ट्रांसफर कर रहा है हाइड्रोजन का। कैसे मैम? अल्कोहल निकाल के वो तुम्हारे इस पे ट्रांसफर कर देगा, तुम्हारा NADH बन जाएगा, डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे आगे चलो, ट्रांसफर आंसर सुनना, ये जो तुम्हारे ग्रुप्स को ट्रांसफर, मैम ऑक्सीडो रिडक्टेज का क्या बताया? ऑक्सीडेशन कॉज करता है। यहां पर अगर मैं आ जाऊं, ग्रुप का ट्रांसफर करता है। तुम लोग खाना वाना खाते है ना, तुम लोग अगर तुम लोग देखोगे गांव के ट्रेन में, तो वह कंपार्टमेंट में लोग खाना खाते रहते हैं, उनके कुछ परिवार वाले डब्बे में रहते हैं, तो उनको तुम देखना ऐसा पास करते हुए सब्जी पास करते हुए, हमने देख रखा है। बच्चे यहाँ पे आगे घर, आधे परिवार वाले कहीं और थे, आधे तो उनका पास आउट चल रहा था, पासिंग। तो जो कि ग्रुप्स को पास, अब ग्रुप तुम लोग ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पास करता है उस ग्रुप, ऐसे एंजाइम को उसे हम कहते हैं ट्रांसफरेज। क्या कहते हैं? अब ट्रांसफरेज क्या होता है मैम? जो ग्रुप्स, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लूकोज। एक हिंट ले लेना तनिष्का, एक हिंट ले लेना, आपको कहीं पे भी दिख जाए समझ जाना ये रिलेटेड बात करना चाहता है। काइनेज वर्ड दिख जाए समझ जाना ये फॉस्फेट से करने की बात कर रहा है। ये काइनेज एंजाइम्स जो होते हैं, काइनेज एंजाइम्स आपके फॉस्फेट ग्रुप की मदद करते हैं, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज क्या काम कर, ग्लूकोकाइनेज जो है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ आप ट्राइफॉस्फेट से, यहाँ एडिन ट्राइफॉस्फेट, जो तुम्हारा फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिया, ग्लूकोज के 6th कार्बन फॉस्फेट अटैच हो गया है, इसीलिए नाम क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आरुष यहाँ फॉस्फेट था, 3 फॉस्फेट था, एक यहाँ इससे निकाला और ये इसका फॉस्फेट ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया। एंजाइम का नाम हुआ, यहाँ पे AT फॉस्फेट निकाल दोगे, ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकाल, हमारे पास बचेगा ADP, ठीक है। फॉस्फेट क्या हुआ है यहाँ पे रिद्धि क्या हुआ है? ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है, ATP से एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिया। जैसे ही मैंने ग्लूकोज को एक फॉस्फेट, ये ग्लूकोज का 6th कार्बन पे जाके अटैच हो गया और बना आपका ग्लूकोज। ऐसा एंजाइम जो कि ग्रुप के करने में मदद करता है, ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं, ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं ट्रांसफरेज। मैम अब हाइड्रोलेज बताओ, नाम से आंसर है। देखो दिव्यानी यहाँ पे देखिए,
हाइड्रो एज लग गया मतलब एंजाइम हो गया, बहुत क्लियर चीज है। याद आता है हाइड्रो से वाटर, मतलब एक ऐसा एंजाइम जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करवा रहा हो, मतलब वाटर केमिकल का ब्रेक डाउन कर रहा हो, ऐसे एंजाइम हाइड्रोलेज एंजाइम। जैसे सुक्रेज का वो भी हाइड्रोलिसिस करता है, जरा ध्यान से सुन लो, पढ़ो यहाँ। हाइड्रोलेज एंजाइम कैटालाइजेस रिएक्शन। अब हाइड्रोलिटिक रिएक्शन क्या होता है, वो से किसी भी कंपाउंड का जब ब्रेक डाउन होता है ना, उस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को, स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नीति नाम में आंसर आया, पहला एंजाइम पढ़ाया था आपको, क्या नाम था, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज से क्या समझा कि ये एंजाइम कराता है और रिडक्शन कराता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराता है। एग्जांपल क्या पढ़ा हम लोग ने, डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा देखो, दूसरा क्या पढ़ाया मैंने, ट्रेस पढ़ाया। नाम में आंसर है ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करेगा, ग्रुप्स को, तो जो कि ग्रुप को ट्रांसफर करता है। मैम कौन सा ग्रुप को, फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया, और ऐसे एंजाइम कहते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। एग्जांपल मैम ग्लूकोकाइनेज एंजाइम पे मैंने एग्जांपल दिया तनिष्का, कि जहां पे भी काइनेज शब्द आ जाए ना, कि ये एंजाइम आपके फॉस्फेट ग्रुप के कर रहा है, जहां फॉस्फेट, काइनेज एक्चुअली बेसिकली फॉस्फेट ट्रांसफर्स में हेल्प करने वाला एंजाइम है, फॉस्फेट एंजाइम। अच्छा, थर्ड मैंने आपको बताया हाइड्रो आविष्कार। हाइड्रो मतलब पानी। मैम एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोलिटिक स्पीड बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, तो हम कहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। एग्जांपल आएगा, चलो मैम लाइज क्या होता है, क्या होता है, ये एंजाइम्स एलिमिनेशन रिमूवल में मदद करता है। क्या कि of removed of a group of atom from substance to leave a double bond. It includes a carboxylase, dehydratase। अच्छा करता क्या है मैम, हिस्टिडीन से, अगर मैं हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज में हेल्प कर रहा है, रिमूवल में हेल्प, जो रिमूव कर देता है उसे कहोगे ऐसा एंजाइम जो कि ग्रुप रिमूव कर रहा है, एटम्स को रिमूव कर रहा है, ऐसे होगे कौन सा, हाइड्रोलेज एंजाइम। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कितने लोगों ने क्लास 4, पहले वाला कौन सा था, सोचते रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कैटालाइज। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ाया था हमने, ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला। थर्ड क्या पढ़ा, हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलिटिक रिएक्शन दिखाने वाला। फोर्थ क्या पढ़ा हमने, लाइज। लाइज है, ये आपके एलिमिनेशन में मदद करता है, रिमूवल में मदद करता है। तो यहाँ पे जैसे कार्बोक्सिलेज मतलब रिमूवल हो रहा है किसका, डाइऑक्साइड का, इसीलिए देखो कार्बन डाइऑक्साइड, तुम लोग कार्बन का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ डाइऑक्साइड देखने के लिए मिल जाएगा। आइसोमरेज कुछ नहीं पता, आइसोमरेज में क्या करता है मैम, मैम ये आइसोमर मदद करता है, आइसोमराइजेशन। आइसोमर्स पढ़ा है कभी, क्या होता है आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होता है, चीजें, ऐसी चीजें ओम कि जिनका फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो कहते हैं आइसोमर। मुझे श्रावणी एक नहीं, मुझे एग्जांपल दे दो, ग्लाइकोलिसिस पढ़े हो है ना, मुझे बताओ कौन सा, आपको यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। दो आइसोमर्स होते हैं, कौन से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो दोनों है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इन दोनों फॉर्मूला सेम ही है, डिफरेंट है इनका स्ट्रक्चर। कोई भी चीज जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो, ऐसे को हम कहते हैं आइसोमर। और आइसोमरेज क्या होता है रिद्धि, क्या होता है, ऐसे एंजाइम जो कि आइसोमर करते हैं, वैसे एंजाइम्स को आप कहते हो
अभी जस्ट मैंने उसी का एग्जांपल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन अगर मैं ये केमिकल है, लेकिन स्ट्रक्चरल तुम देखो तो स्ट्रक्चर इन दोनों, इसलिए इन दोनों को आइसोमर्स है। और शौर्या, जो एंजाइम मदद करेगा उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज किस में मदद करता था कृतिका, जल्दी? हाइड्रोलेज, छोड़ो उसको। हाइड्रो मतलब हाइड्रोलिटिक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने वाले को हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना शौर्य, क्वेश्चन है ट्रांसफरेज किस में मदद कर रहा था, ये एंजाइम में क्या करता है? सर्टेन ग्रुप्स के ट्रांसफर में मदद करते हैं। मुझे बात बताना वेदांती, लाइज एंजाइम किस में मदद, जल्दी जल्दी सोचो। रिमूवल ऑफ यहाँ पे एटम्स या ग्रुप मदद करते हैं, उसको हम लाइज कहते हैं, एटम्स रिमूवल में। अब मुझे बताओ, था लास्ट लेक्चर में डीएनए जब पढ़ाया था, साथ मैंने एक एंजाइम पढ़ाया था लाइगेज। लाइगेज किस में मदद करता है? लाइगेज, ऐसा करोगे। लाइगेज का लाइग क्या होता है? सिंपल इंग्लिश शब्द है, लाइगेट करना मतलब क्या होता है? जोड़ना। लाइगेट करना मतलब किसी चीज को जोड़ना। तो समृद्धि, याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था काटना है तो मैं न्यूक्लियेज एंजाइम यूज करूंगी, है ना, और जोड़ना है मुझे तो मैं यूज करूंगी। याद आ रहा है मैंने डीएनए पढ़ाते समय कहा था, सुनना यहाँ पे आरुष, नाम है एंजाइम का लाइगेसिस। लाइगेज का मतलब हम लोग आ गया कि जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है। क्या है मैम? ऐसे एंजाइम जो कि दो मॉलिक्यूल का काम करते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे मैम? के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे। इन दो जो एंजाइम, ऐसा एंजाइम तनिष्का जो दो मॉलिक्यूल का काम कर रहा है, ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम को हम कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सिंथेटेज। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया ना? मैं एंजाइम की बात कर रही थी, एंजाइम के क्लास। अब आएगा उसका मैकेनिज्म, अब आएगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। उसके ओके फाइन, फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन। बात सुन लो, एंजाइम्स अगर एक्शन की अगर तुम तो इस पूरे रिएक्शन में तीन चीजें आपको इन्वॉल्व। सबसे मेन जो आपको रिएक्टेंट साइड पे देखने मिलेगा वो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एक बार देख लेते हैं कि हमको के बारे में आइडिया है कि नहीं। सबस्ट्रेट मतलब एक जिस पे आपका एंजाइम एक्ट करता हो। फॉर एग्जांपल बात करते हो एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज के बारे में। अमाइलेज के बारे में अगर सलाइवरी अमाइलेज के करूंगी तो जो सबस्ट्रेट पे सलाइवरी अमाइलेज वो होता है स्टार्च, बराबर। तो हम स्टार्च कहते हैं, इस पे वो एक्ट करता है ना। तो एंजाइम एक्ट करता है उस चीज को हम कहते हैं। और उसके बाद क्या होगा मैम? उसके बाद क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब यहां पे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद यहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा मैम? आपका जो एंजाइम है वो फिर आएगा फिर से दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए। जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। P stands for प्रोडक्ट। यहां पे जो से प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, यहां पे जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, जैसे किया यहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आपके सबस्ट्रेट पे रिएक्शन हुआ, चीज के लिए रिलेटेड होगा। यहां पे प्रोडक्ट, इन द केस ऑफ स्टार्च यहां पे आपका प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज नोन एज माल्ट शुगर। और ये आपका जो एंजाइम अमाइलेज ये फिर से आपको रिकवर हो जाएगा
ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा कि फिर से किसी दूसरे सबस्ट्रेट एक्ट करे। तो इस तरीके से ये चीजें, जैसे कहा जाता है कि ऑक्सीजन फायर में मदद करता है लेकिन ऑक्सीजन डिप्लीट का खत्म नहीं होता। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूं एंजाइम की, तो एंजाइम वो आपके सबस्ट्रेट को ब्रेक करने में या कुछ भी होगा उसमें वो हेल्प करेगा, लेकिन है वो वापस ओरिजिनल स्टेट में वो वापस रिकवर एंजाइम को कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई क्वेरी, यहाँ पे कोई भी डाउट आविष्कार? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स समझा, सबस्ट्रेट हो जाएगा, एंजाइम फिर से रिकवर। एंजाइम क्या होता है मैम? एंजाइम बायो कैटलिस्ट होता है मैम। ये रेट ऑफ रिएक्शन को आपके बॉडी में करने का काम करता है, और कौन से रिएक्शन को है उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को अभी जस्ट थोड़ी देर 5 क्लास बताए थे ऑफ एंजाइम्स। अब मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब मैकेनिज्म टाइप के मैकेनिज्म होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट वो पूरा रिएक्शन। एक मैकेनिज्म को हम कहते हैं यहाँ पे लॉक एंड की मैनर। लॉक एंड की, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जैसे कि हर एक ताले की एक होती है, हर एक ताले की एक पर्टिकुलर चाबी, उसी तरीके से इसके हिसाब से, इस मैकेनिज्म थ्योरी के हिसाब से हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। ध्यान से सुनना, लोगों को मैंने क्लास में बहुत इनिशियल डेज में मैंने पूछा था कि आप जो दवाइयाँ खाते हो कैसे पता है कि आपके पेट पे जाके एक्ट करना है, पे जाके एक्ट करना है, उसे कैसे पता? मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो हम के एंजाइम जो ओम जिसको बताना था उसको पता चल गया, छोड़ो। देखो अच्छे से मैं मत ले लो। द थिंग इज, अगर तुमको नहीं समझ, लेट मी नो। अगर उस अच्छाई को ग्रांटेड लेना शुरू कर, तुमसे अच्छे से नहीं रहेगा, फिर अच्छे से नहीं रहेगा तो तुम खुद ही तुम फेस करना पड़ेगा तुमको। तुम खुद ऐसा लगेगा कि मैम क्या, देख लो। हाँ, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ रही तो फिर से एक्सप्लेन करके दूंगी, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करके दूंगी। आ जाए, मैंने कि रिसेप्टर के पास आपका एक फिक्स शेप होता है। रिसेप्टर के पास एक फिक्स, अगर मैं आपको मेडिसिन में बात करूं तो मैं कि रिसेप्टर के पास एक फिक्स शेप होता है और उस होती है आपको उसी रिसेप्टर पे जाके फिट हो जाती है, क्योंकि में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेम गोज फॉर इस मैकेनिज्म। इस थियोरी में क्या कहा गया है? इस थियोरी में आपके जो एंजाइम्स है, आपके जो एंजाइम्स डेफिनेट शेप है। एंजाइम के पास एक है, ये डेफिनेट, और ये डेफिनेट शेप में जो इसका सबस्ट्रेट वो कॉम्प्लीमेंट्री हो एक्टिव साइट के। अब ध्यान से सुनना, एंजाइम है, ये एंजाइम का दिस इज योर एक्टिव, जो कि आपके सबस्ट्रेट से जाके बाइंड करेगी साइट, जो आपके से जाके शौर्या बाइंड करेगा। अब जैसे मैम कि ये एंजाइम तुम्हारे सलाइवरी अमाइलेज का है और तेरा स्टार्च है, इसका मतलब क्यों पहले स्टार्च से जाके बाइंड कर रहा है? क्योंकि इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये लॉक एंड की तरह एक दूसरे में फिट हो जाता है। ये क्यों नहीं प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है? क्योंकि प्रोटीन का के हिसाब से कि बाकी जो सबस्ट्रेट होगा अलग होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर अलग है तनिष्का, इसे बाइंड कर सकता है, इसे फिट हो सकता है, नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। और इसको हम लोग की मैनर कि हर एक एंजाइम और सबस्ट्रेट से एक लॉक एंड की मैनर में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। क्या होता है? ये आपका एंजाइम है, ये
एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे से बाइंड करेंगे। एक मिनट, एंजाइम सबस्ट्रेट करेगा और इस तरीके का ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिट हो गया है पूरी तरीके से। सो सॉरी बनाना तो मैंने थोड़ा सा इसको परफेक्ट नहीं बनाया, बट मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाह रही हूँ एंजाइम में ये जाके फिट हो चुका है और वृद्धि कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होगा यहाँ पे रिद्धि है वो आगे जाके यहाँ पे एक और रिएक्शन आपको देखने मिलेगा। आपका जो एंजाइम है वो वापस अपने ओरिजिनल और जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट बनके ठीक है। पिज्जा के इंसान हो, सुबह सुबह दिख रहा है मेरे को, कल से खा ओके। मेरा क्लास का वाइब ऐसा क्यों हो गया गरीब वाला? क्योंकि तुम लोग शायद सुबह और भी तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ऐसा भी तो कह सकते हो। अचानक से वाइब चेंज हो गया। ये जो शेड्यूल है इसका मैं क्या यू थिंक नहीं चाहिए मेरे को। चलो आ जाओ। हाँ आप ऐसा जाइए। लॉक एंड की मैनो, ये वाला तुम लोगों को समझ आया तुम लोगों को? जैसे लॉक एंड की है, लॉक एंड की पिज्जा वीजा नहीं है ये एंजाइम, ठीक है। लॉक एंड मॉडल क्या कहता है? लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एंजाइम साइट है वो एक फिक्स होता है, ये फिक्स शेप होता है। इसी फिक्स शेप में आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड कर लेता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब ये वैसे आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम बनेगा, एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा। उसके बाद ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट और आपका एंजाइम वापस रिकवर हो जाएगा, वापस आप स्टेट में ये आपको एंजाइम फिर से मिल जाएगा। तो ये लॉक एंड की मॉडल, इसे लॉक एंड की मॉडल इसीलिए कहते हैं लॉक एंड की मॉडल इसीलिए कहते हैं देवयानी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सारे लॉक का चाबी होता है, जैसे आपको सब लोग देखो तो सब तो लॉक ही दिख रहा है, लॉक का स्ट्रक्चर अलग होता है इसीलिए अलग अलग चाबियां फिट हो। उसी तरीके से हर एक एंजाइम में जो स्ट्रक्चर मतलब इसके मॉडल के हिसाब से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर वो फिक्स है, फिट है, वो पूरा फिक्स है, चेंज नहीं होगा। और इसी एंजाइम के जो स्ट्रक्चर एक्टिव साइट है उसी पे आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, रहता बाइंड करेगा तो क्या होगा मैम? सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो पिज्जा पूरा हो गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जो सबस्ट्रेट है कन्वर्ट हो जाएगा और जो एंजाइम है वो वापस रिकवर दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए आपको फिर से एंजाइम। ये है आपका लॉक एंड की मॉडल। सब पक्का वाला समझा? पक्का, डन, समझा मैंने? फिर उठ के बैठो। फिर से रिपीट करना पड़ेगा मेरे को। यू आर गेटिंग व्हाई आई एम, बिकॉज दिस टॉपिक आई हैव रिपीटेड थ्राइस। कोई बात नहीं। लॉकिंग की मॉडल, लॉक ताला चाबी, उस तरीके से ताले की अपनी एक सेपरेट चाबी होती है। भले तुमको देखने में लगेगा कि सारे तो ताले ही है, लेकिन पास अपना जो शेप है जहाँ पे तुम लोग चाबी इंसर्ट, उसका जो शेप है वो अलग होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन आप अलग अलग चाबियाँ को यूज़ करते हो। बराबर है? यस यस यस,
तो डिपेंडिंग एक्टिव साइट का शेप क्या है, व्हाट इज शेप ऑफ, इज इट ट्राइंगुलर, अच्छा इमेजिनरी, आपको ऐसा ट्राइंगुलर माइक्रो, वही मॉडल है, वही इमेजिनरी कंडीशन बताया गया है। लो कि आपका जो ट्राइंगुलर है तो आपका उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको उसे बाइंड करेगा। मैम मान लो कि यहाँ पे प्रोटीन आ गया, हम खाना खाते हैं तो स्टार्च को तो नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ कभी प्रोटीन भी, तो प्रोटीन आपके अमाइलेज के साथ बाइंड ही नहीं कर सकता। का शेप देखो ना अलग अलग है, तो जैसे ताले की चाबी अलग होती है उसी तरीके से हर एक एंजाइम का होता है। अब ये अलग क्यों है, क्योंकि हर एक ताले के अंदर है ना, इसलिए नोटिस करना कि लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना बनाने वाला आएगा तो उसका शेप लेके जाता है लॉक, वो चाबी का शेप लेके जाता है कि भाई उसका शेप, वो शेप के हिसाब से आपका सब कुछ बनता है, उसके हिसाब से आपका कॉम्प्लीमेंट्री चाबी का शेप रहेगा। तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि लॉक एंड की मैनर के एंजाइम है वो लॉक की तरह, यहाँ स्ट्रेट है वो की तरह उसमें फिट हो जाता है पूरी तरीके से, और इसे हम लोग कहते हैं एंजाइम। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, स्ट्रेट है वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च का लिया है तो याद करो माउथ में सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करता है और स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, तो ये माल्टोज बन गया। लेकिन इसकी रिद्धि कि हमारा जो एंजाइम है वो कल खत्म हो गया, ये एंजाइम वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा और सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर एंजाइम फ्री होगा और सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। ये कहानी चलती रहती है। लॉकिंग की सिर्फ इसीलिए कहते हैं उसको क्योंकि यहाँ पे फिट एकदम फिक्स है, और इसी एक्टिव साइट का आपको यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड होते हुए, दूसरे को हम कहते हैं, दूसरे मॉडल को इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, अब इसका मतलब क्या है, तो ये है कि इसमें जो आपके एक्टिव साइट है रहता है। लॉक इन की में क्या पढ़ा था हम लोग, लॉक इन की में पढ़ा था कि जो आपका एंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट उसी का कॉम्प्लीमेंट्री जो एंजाइम होगा वो आके बाइंड करेगा वगैरह। इंड्यूस्ड फिट में कहा गया है कि जो आपका एंजाइम है एक्टिव साइट का कोई शेप नहीं होता, जैसे ही आपका सबस्ट्रेट आया वैसे इस एक्टिव साइट का इस एंजाइम अपना शेप को चेंज, मतलब इंड्यूस, सबस्ट्रेट ने श्रावणी, सबस्ट्रेट ने यहाँ पे इंड्यूस किया है, क्या इंड्यूस, चेंज इंड्यूस किया है किसमें, चेंज इन एक्टिव साइट, और जहां पे से आपका एंजाइम का कोई शेप नहीं, साइट का कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा आता है तैसे ही तुम्हारा जो वो अपना जो शेप को चेंज कर लेता है, का शेप चेंज कर लेता है, इसीलिए इसे कहते हैं, क्योंकि इंड्यूस किया जा रहा है, किसको इंड्यूस किया जा रहा है, शेप को चेंज किया जा रहा है, यहाँ पे को इंड्यूस किया जा रहा है, किसके द्वारा इंड्यूस किया जा रहा है, के कारण, इसीलिए इसको कहते हैं इंड्यूस मॉडल। आपका सबस्ट्रेट इंड्यूस कर रहा है चेंज और अपने आप को फिट कर ले रहा है इस एंजाइम में जाके, इंड्यूस फिट मॉडल। मैम लॉक इन की में क्या बना था, लॉक था कि एक्टिव साइट है ना वो चेंज नहीं होगा, एक्टिव साइट जो है उसका वो फिक्स है, वो उसका शेप, और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट आके से बाइंड करे। फिट मॉडल कहता है कि एंजाइम का शेप, एक्टिव साइट का कोई ऐसा शेप नहीं होता है, आपका सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट से बाइंड करता है, साइट का शेप चेंज होना शुरू हो जाता है, और कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कैसे मैम, नाम में आंसर छुपा हुआ है, इंड्यूस किया जा रहा है, चेंज इन शेप को इंड्यूस किया जा रहा है, आपका जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम में गया है, इसीलिए इसे कहते हैं इंड्यूस फिट। की मॉडल में क्या पढ़ाया था मैंने, लॉक इन की मॉडल में कहा
कि लॉक की तरह आपके एंजाइम का जो फिक्स है वो चेंज नहीं होगा, और इसमें तरह आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। मॉडल ये कह रहा था, इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि भाई इसमें एक्टिव जो साइट है उसका शेप फिक्स नहीं, एक्टिव साइट का शेप इंड्यूस होगा, मतलब जो चेंज शेप में वो इंड्यूस कराएगा आपका सबस्ट्रेट को फिट करा लेगा इस एंजाइम में जाके, कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कोई भी डाउट यहां पे भी मैम? हाँ, यहां पे भी आपको सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलेगा, यहां पे आपको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलेगा, आपको एंजाइम रिकवर होते हुए दिखेगा, है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए भी यहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जस्ट डिफरेंस ये है नीति, मैनर में एक्टिव साइट था ना उसका जो शेप फिक्स था, और इंड्यूस फिट में जो एक्टिव उसका शेप को जो चेंजेस है वो यूज करा रहा है, इसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। दैट्स इट। कोई भी क्वेरी? पक्का वाला? रिद्धि, वेदांती, समझा तेरे को? चलो आगे चलो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब क्या? अच्छा, सबस्ट्रेट तुमको समझ आ रहा है? सबस्ट्रेट समझ, चीज जिसपे एंजाइम एक्ट करती है। अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो तुम्हारा एंजाइम का आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी आपको बढ़ते हुए, नहीं समझा? सुनो, फाइन, ऐसे समझ लो कि अगर हमारी वेदांती ने ऐसा लगाते हैं अच्छे ना, मतलब यहाँ पे हर एक जगहों पर लगाया है बिना कलेश किए हुए बीएमसी से, तो इसने अपना स्टॉल लगाया। अब के बाद वेदांती का स्टॉल में एक कस्टमर आ रहा है, ठीक? जो रिएक्शन है वो स्लो होगा कि अब मान लो ये हमारा जो कस्टमर है, ठीक है, ऐसा मान लो। अब ऐसा देखो कि स्टॉल पे 1 घंटे में लोग 100 लोग ऐसे गिर रहे हैं कि भाई वड़ा पाव खा लिया तो सीधा स्वर्ग का हमारा नहीं, उसने वो हाथ डाला है ना, उसमें बनाया है ना, तो वो चलो जस्ट किडिंग, समझा रही। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अच्छा देर पहले ही कहा कि अगर मान लो कि हमारा और वो स्टॉल पे पूरे एक दिन में कोई एक, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन यही मान लो कि अभी हमारे वेदांती है और एक आवर में वहां पे एक मतलब 100 लाइन लगा के रखें, चलो तुम्हारा ना मेरा 95 लोग पड़ेगा, उतने लोग लाइन लगा के रखा हुआ है, इतने खड़े हैं वहां पे, तो इसका जो रिएक्शन है, जो चलो यहाँ पे बहुत फास्ट होगा, है ना, फटाफट काम करेगी वहां पे कि वड़ा पाव अगर समझ लो स्टॉल है तो। कैसे होता है रिद्धि कि अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है, कहा ना कि कस्टमर ज्यादा है तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन फास्ट होगा। सिमिलर मैनर अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। कब तक? अगर मैम आपने बोला कि जब सबस्ट्रेट होंगे तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी फास्ट होगा, लेकिन कब तक? जब तक वो एंजाइम आपके मैक्सिमम पे हो। मतलब समझो कि एक समय ऐसा आएगा कि तू सबस्ट्रेट वाले एंजाइम आपके लिमिटेड होंगे, लिमिटेड है, तो क्या हो जाएगा मैम उस समय तक, जब तक बढ़ते जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब सबस्ट्रेट कितना भी तुम बढ़ा लो, रिएक्शन और नहीं बढ़ने वाला है, यहां पे आप एक्टिविटी शो होगा, मैक्सिमम शो होगा, और इसी को हम कहते हैं वी मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, उस पॉइंट को हम वी मैक्स। उसके बाद मैम अगर सबस्ट्रेट और बढ़ाया तो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा मैम? क्योंकि एंजाइम लिमिटेड है ना। अब वेदांती के साथ जैसे मैंने एग्जाम्पल कि अगर पहले एक कस्टमर थे, एक कस्टमर बहुत स्लो हो रहा था, जो भी वो स्टॉल लगाई हुई थी अपना,
बढ़ गए तो ये फटाफट फटाफट अपना काम करेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अकेली तो वही है ना। अगर मान लो कि वहां पे लाइन लग गया, लेकिन फिर भी वो इतना फास्ट नहीं कर, एंजाइम है, वो एक पर्सन है, वो लिमिटेड। कहा जाता है कि जब तक आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे आपके पास जब आपके एंजाइम्स जाएंगे और आपका सबस्ट्रेट उससे भी ज्यादा बढ़ने लगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वेदांती के पास भी एक कैपेसिटी है, उससे फास्ट हो सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है यहाँ पे लिखी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एक और टर्म आपको देखने मिलेगा, दैट इज Km। देखोगे ना तो ग्राफ में एक टर्म देखने मिलेगा, Km कहते हैं। इसको जरा हटा दो यहाँ पे थोड़ा सा। Km का मतलब क्या होता है? Km का मतलब होता है पॉइंट जहां पे आपका Vmax हाफ हो, मतलब जो तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ है। हाफ ऑफ द Vmax इज नोन एज Km। कांस्टेंट भी कहा जाता है Km। ठीक है। अब ये तो मैं सबस्ट्रेट की बात हो गई कि आपने तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अब उल्टा करते हैं, मैम को बढ़ाएंगे तो एंजाइम बढ़ाएंगे तो अब ऐसा कि वेदांती, मैंने कहा था ना कि 1000 लोग आ चुके हैं, अब अपने स्पीड से काम कर रही थी, अब 1000 लोग आ गए तो भी कर सकती क्योंकि उसकी भी कैपेसिटी है। लेकिन अब मान लो कॉल करके अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया कि देखो भाई तुम लोग जो ट्रिप वाले, तुम सारे के सारे यहाँ आ जाओ, इसी के पैसे जमा जाएंगे। अब वो सारे फ्रेंड्स उसके आ गए, 6 फ्रेंड्स उस हो गए। अब जो 6 फ्रेंड्स, मतलब अब एंजाइम बढ़ गया, तो यहाँ पे जो एक पास इतने सारे सबस्ट्रेट थे, वो सबस्ट्रेट बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब क्या होता है, जब तुम एंजाइम बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। रेट ऑफ इंक्रीज होता है जब आप एंजाइम बढ़ाते हो, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो। लेकिन ये भी एक पॉइंट तक ही होगा। मान लो उस पॉइंट पक्का एंजाइम बढ़ाया, ज़्यादा एंजाइम है तुम्हारे सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने के लिए, इसलिए, लेकिन ये भी एक पॉइंट तक ही बढ़ेगा। देयर इज अ कि एक पॉइंट के बाद तुम्हारा सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा। अब सबस्ट्रेट भले ही तुम्हारे पास 1000 लोग तुम्हारे एंजाइम्स के खड़े हैं, 1000 लोग मतलब स्टॉल पे खड़े हैं वड़ा पाव देने के लिए, लेकिन तुम्हारे वही लिमिटेड है, तो तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट चेंज नहीं होगा। तो इनिशियली तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते हुए, जैसे ही सबस्ट्रेट कम होने लगा, सबस्ट्रेट खत्म होने लग गया, रिएक्शन जो है वो मिनिमाइज, वापस फिर से मिनिमम पे कांस्टेंट। टेम्परेचर का भी वही कहानी है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज। याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था तनिष्का कि जब डेड बर्फ में रख देते हैं कि उसके बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है का रेट स्लो डाउन हो जाए। तो जैसे ही तू नीचे टेम्परेचर, वो बॉडी के अंदर का जो रिएक्शन है उसका स्पीड बढ़ना। लेकिन कब तक? तब तक जब तेरा जो एंजाइम वो मैक्सिमम टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए। कौन सा मैम? आपके टेक्स्ट बुक में 40 डिग्री को मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो 40 डिग्री तक जब तक तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर ना, तुमको मैक्सिमम देखने मिलेगा, धीरे धीरे मैक्स, और मैक्स जब आपका एंजाइम 40 डिग्री पर पहुंचेगा। लेकिन उस अगर कृतिका तूने टेम्परेचर बढ़ाते गई, मान ले डिग्री पर लेके गली गई, 60 डिग्री पे लेके चली गई, तब क्या होगा? जो एंजाइम्स है वो बने होते हैं आरुष प्रोटीन से। ये जो एंजाइम है अब तुझे डीनेचर होते हुए दिखेंगे। ठीक है, चाहिए तो देखने के लिए हम कहते हैं होम्योथर्म। होम्योथर्म का मतलब होता है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। मतलब कि कल श्रावणी, अगर तू समझ ले कि तू मनाली वाले इलाके पे, ठीक है, हाँ, होगा कि आपके बॉडी टेम्परेचर भी डिक्लाइन। अगर मान लो कि कल हमारी मनाली और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, कि उसका 37 डिग्री सेल्सियस उसका बॉडी टेम्परेचर है वहाँ जाके, या 3 डिग्री, तुम
कितने भी ठंडे इलाके में चले जाओ या कितने भी गर्म, तो तुम्हारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहेगा, दैट इज, इसलिए हमको होम्योथर्म कहा जाता है। लेकिन यही अगर करती हूँ टर्टल्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, उनका बॉडी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। यस, होम्योथर्म्स कहते हैं। यस, वो क्योंकि तुम्हारे बॉडी के पास भी आपके बॉडी के पास एक कैपेसिटी है। अब वो मैंने कभी वार्मर्स देखी भली बंदी हो, मे बी उसने कुछ वहाँ पे केमिकल्स वहाँ पे यूज़ करते, जिसके कारण ना आई फील हाँ एक्सोथर्मिक भी हो सकता है कि इंसुलेशन का मे बी ये भी काम हो सकता है कि इंसुलेट कर रहा हो तुम्हारे बॉडी को। ओके, यू कैन आस्क मी कि तुम्हारे मैम ठंडी क्यों नहीं लगता है, आई कैन आंसर दैट। चलो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कृतिका बढ़ेगा। टेम्परेचर एक पॉइंट से ज़्यादा अगर तुम बढ़ा दिए, प्रोटीन का बना हुआ है तुम्हारा एंजाइम और वो डीनेचर होने लग जाए। नेचर इसलिए तुम नोटिस करो कि जब ज़्यादा बुखार आना शुरू हो जाता है, डॉक्टर के पास लेके जाने की बात करती है, पहले कपड़ा लगाती है सर पे, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर तुम्हारे बॉडी का चेंज हो गया तो जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी पे असर होना चला और डेथ भी हो जाती है जब अगर टेम्परेचर बॉडी का आता है तो। ठीक है, अगर एंजाइम्स हमारे प्रोटीन है ना, तो जब बाहर आएगी ना तो देखिए तुमने नोटिस किया होगा कि तुम लोगों को ठंड का कपड़ा रख लेगी, या ये तुम लोगों ने नोटिस किया पास लेके मम्मा जाना शुरू करती है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बॉडी का अगर बहुत बढ़ गया तब तुम्हारे जो एंजाइम्स आना शुरू हो जाएगा, और उन पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, बॉडी के में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है और होने शुरू हो सकते हैं। पीएच क्या है मैम? सेम है, बढ़ेगा, सबसे ज्यादा पीएच पे दिखाएगा उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। बाद भी अगर तूने पीएच बढ़ा, वो क्या होगा, तब तुम्हारा जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो। जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारा जो एंजाइम है, प्लीज अगर मान लो कि जो तुम्हारा एंजाइम है पेप्सिन, वो काम करता है 1 से 3 के रेंज में, तब 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा पीएच बढ़ाया 2 पीएच तक जब गया तो, या 3 पीएच तक गया, वो मैक्सिमम किया उसने। ठीक है, लेकिन उसके बाद 3 पीएच के भी पीएच इंक्रीज करने लग गए तो क्या होगा मैम, क्योंकि एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाएंगे और उनका एंजाइमेटिक एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगा। दैट इज इफेक्ट ऑफ पीएच। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म total of all the reaction which is occurring inside your body, sum of all the reactions which is in your body which occurs in our body is known as, तो जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं जो टोटल है उसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। 2 टाइप का होता है ओम, एक को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म, एक को हम कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। मैं ऐसे याद रखती थी, मैं कैसे याद रखती हूँ उसको, कुछ चीज कट हो रही है, कि ऐसा रिएक्शन जहां पे आपका सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और ऐसा रिएक्शन जहां पे किसी सब्सटेंस फॉर्मेशन या सिंथेसिस हो रहा है, कोई चीजें किसी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम कहते हैं तो मैंने आपको 2 टाइप के रिएक्शंस बताए। एक मैंने बताया शरीर में जितने भी रिएक्शन हो रहा है सबके कहेंगे। मेटाबॉलिज्म का ओम 2 टाइप है। कैटाबॉलिज्म, नाम में आंसर है, ऐसा मेटाबॉलिक जहां पे चीजों का ब्रेक डाउन हो रहा है उसे हम कहते हैं। और एनाबॉलिज्म का मतलब ऐसा रिएक्शन चीजों की सिंथेसिस या फॉर्मेशन हो रहा हो, उसे कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। Metabolic pool is a reservoir of all the biomolecules in the cell on which enzyme acts to produce
मतलब क्या हुआ, तुम्हारे सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल, उसके पूल को हम लोग कहते हैं, उसके रिजर्वॉयर को हम पूल। मेटाबॉलिक पूल सिग्निफिकेंट तुमको बताता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स आपके हैं और ये मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान, इंपॉर्टेंट है रिद्धि, जब हम खाते हमको ग्लूकोज नहीं मिलता, ग्लाइकोजन ठीक है वो सब रहने दे थोड़े, लेकिन मेरे को एक बात बता, जब हम खाना नहीं खाते कम होते हैं शरीर के, क्यों होते हैं? क्योंकि फैट्स है ना, उसको हमारा शरीर कन्वर्ट करता है। मैम ग्लूकोज तो होता है तो फैट्स नहीं, फैट से भी फैट बनाया जा सकता है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और चीज बनाना आपका बॉडी करता है, वो है। तो इसमें मेटाबॉलिक पूल अगर तूने देखा चलेगा, अरे यार मेरे बॉडी में जो फैट्स है वो आगे जाके हो जाता है, मेरे बॉडी का प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है, जाते हैं उनको कहा जाता है कि भाई तुम लोग प्रोटीन खाना शुरू करोगे तो तुम्हारा बॉडी है वो कंज्यूम, पहले वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेगा, जब उसे कार्बोहाइड्रेट करेगा तब तेरा बॉडी फैट्स के पीछे जाएगा कि फैट से एनर्जी, और जब फैट्स भी खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा बॉडी प्रोटीन पे, तब तुम्हारा मसल बिल्डिंग शुरू हो जाता है उस समय। ठीक है, डन। आगे चलेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? ओके, ऐसा समझते हैं, अब कैसे समझाऊं? ओके फाइन, ओके फाइन, ऐसे समझते हैं। अब क्या है, तनिष्का, थोड़ा सा मैं तेरा हेल्प ले रही हूँ यहाँ पे। तनिष्का, मैं और तनिष्का मिलके हम लोग ना बना रहे हैं कोई सब्जी, ठीक है, मान लो ऐसा अपन कुछ बना रहे हैं, ओम हम लोग कोई सब्जी मिलके, अब मैं सब्जी बना रही हूँ तो तनिष्का ने क्या, सब्जी का छिलका पहले निकाला और उसको उसने काटना शुरू किया। अब जो छिलका निकला मैं फेंकने ही लिए काम का नहीं है, लेकिन पड़ोस के बैच से बोला कि मैम ये छिलका क्यों फेंक रही हो, उसका तो अचार बन सकता है, छिलका क्यों फेंक रही हो, इसका तो अचार बन सकता है। तो ऐसे जो मेरे प्रोडक्ट तो नहीं, मेरे काम का प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट बनाते बनाते कुछ ऐसी चीजें बन गई काम का नहीं है लेकिन वो तुम्हारे लिए काम का हो सकता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ध्यान से सुनो, में मेटाबॉलिज्म होता है, प्लांट में भी तो रेट ऑफ रिएक्शन हो, प्लांट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उससे जो प्रोडक्ट बना को यूटिलाइज कर लिया जो मेन प्रोडक्ट था, लेकिन साथ कुछ एक्स्ट्रा बन गया, जैसे कि मान लो टैनिन। हाँ टैनिन, अभी टैनिन क्या होता है, देखिए नीति, मेहंदी में जो कलर आता है ना वो टैनिन आता है, लेकिन टैनिन क्या प्लांट के लिए किसी काम का, प्लांट ने कल मेहंदी लगा दी है, श्रावण बोलेगा श्रावण आ के बैठूंगा, नहीं, प्लांट ने तो टैनिन कुछ करनी नहीं है, लेकिन उसका जो वेस्ट है वो बोलेगा अरे मेरे लिए तो टैनिन का काम है, बकवास है, फेंको। लेकिन जैसे ही वो रिद्धि आ गई कि हाँ मेरे को दो, मैंने उसको लगाना है, तो ऐसी चीजें जब मेटाबॉलिज्म से ऐसा प्रोडक्ट जो प्लांट के लिए, जो हमारे ऑर्गेनिज्म का ना हो, वैसे चीजों को हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट अब सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि वो आता है, उसका कोई काम धंधा है नहीं, मतलब नहीं है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देख लो, टर्पीन, फिनोलिक्स और कंपाउंड्स एग्जाम्पल आते हैं उसमें, ये है ना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। टर्पीन इज मेड अप ऑफ मेवालोनिक एसिड। अच्छा, मेवालोनिक एसिड्स क्या है, जो होते हैं वो आपके मेवालोनिक एसिड से बने हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेंजीन रिंग आपको देखने मिलेगा, कंपाउंड जो है यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसका ग्रुप होता है। अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 7, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स फ्रॉम मिलेनियल। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्रग्स है, जो दवाइयाँ हैं वो भी आप प्लांट, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो दवाइयों की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन देखो जो होता है ना वो पेन किलर का काम करते हैं, तो समझो किसी को है तनिष्का तो उसको मॉर्फिन दिया जाता है, वो ना जिसका वुंड ठीक नहीं हुआ ना कृतिका, तब तो मॉर्फिन के कारण वो पेन किलर का काम करता है। लेकिन मुझे एक बात,
ये जो मॉर्फिन है वो प्लांट से अपने को मिलता है। प्लांट को मॉर्फिन का कोई लेना देना है क्या? उसको भी जिंदगी तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो वो मॉर्फिन लगा के बैठेगा प्लांट। प्लांट का जो तुम्हारा जो मॉर्फिन है वो है, लेकिन तुम्हारे लिए तो काम का है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक प्लांट से मिलता है, इसको हम कहते हैं पेपावेरिफेरम, पेपावेर सोमनिफेरम। क्या काम करता है मैम? पेन किलर का काम करता है। प्लांट है इसलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, लेकिन हमारे लिए काम लेते हैं। दूसरा होता है तुम्हारे निकोटीन। कहाँ सुना है ये वर्ड कोकेन और निकोटीन? निकोटीन के बारे में सिगरेट्स में सुना है। अब ये प्लांट निकोटीन, अब निकोटीन प्लांट के लिए किसी काम का नहीं, मेटाबोलाइट है, लेकिन लोग को देखो सिगरेट्स में यूज कर, प्लांट को देखा है क्या सिगरेट ऐसा बनाते हुए? नहीं, वो नशे में धुत प्लांट। कल ऐसा हमारी रिपोर्टिंग किया कि हमें आज यहाँ पे आम का पेड़ मिला है, धुत स्थिति पे मिला हुआ है, नीम के पेड़ पे आम का पेड़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो निकोटीन प्लांट्स में मिल रहा है, जो सेकेंडरी, ये तो एग्जांपल है, प्लांट मिलता है निकोटीन, जो निकोटीन जो प्लांट में बन रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ओम प्लांट के लिए किसी काम का, लेकिन हम उसको कलेक्ट करके हम काम लेते हैं उस चीज को। जो बाकी चीजें हैं जैसे कि वनीला भी ले लो, वनीला प्लांट के लिए किसी काम का नहीं है, हम लोग यूज कर लेते हैं। उस कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो प्लांट नहीं है, लेकिन हम यूज कर लेते हैं उस चीज को। तो वो सब चीजें आप, अरोमा मैंने आपको बता दिया, अरोमा मतलब स्मेल जो आता है। अब ये आपके स्मेल लेके कोई फायदा नहीं होगा। अब कैबेज का स्मेल है, पता वो प्लांट क्या कर लेगा, लेकिन तुम उसको यूज कर सकते हो, तुम उसको यूज कर सकते हो पत्ता को भी, उसके स्मेल को। दैट्स इट। इसके बाद ये चैप्टर खत्म।